वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे चैप्टर 13 न्यूक्लियर की। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियस के सिंबल की। अगर मुझे किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करना है तो लेट उस एलिमेंट का नेम क्या है, एक्स। तो यहाँ मैं उस पर लिखूँगा प्रोटॉन का नंबर। प्रोटॉन का नंबर ही क्या होता है, जेड। और ऊपर लिखूँगा मास नंबर। मास नंबर मीन्स प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो एक्स होगा आपके नेम ऑफ एलिमेंट, जेड होगा आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन। ए होगा आपका मास नंबर, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स का नंबर। ठीक है बेटा, आगे सुनिए। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर है ए है, अगर मैं कहूँ न्यूट्रॉन का नंबर कितना होगा, तो ध्यान रखना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन इधर चला जाएगा, प्रोटॉन के नंबर को ही क्या कहते हैं, जेड। तो मीन्स ए माइनस जेड आपका क्या बनेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रोटॉन हम जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दोनों को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, दोनों को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ऑल ओवर जो चार्ज होता है न्यूक्लियस पर वो कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अगर एक प्रोटॉन होगा तो प्लस का ई चार्ज होगा, दो होंगे तो प्लस का 2e चार्ज होगा। लेकिन अगर जेड प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है, जेड। जेड का मतलब ही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो कितना चार्ज होगा, प्लस के जेड ही। हम बात करेंगे इसकी बेटा प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो मास की अगर हम बात करें तो वैसे दोनों का मास क्या होता है बेटा, अप्रॉक्सीमेट मतलब लगभग बराबर ही होता है। फिर भी थोड़ा सा हैवी पार्टिकल होता है आपका न्यूट्रॉन। इसका मास होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg, और यहाँ होता है 1.6726, ठीक है, इंटू 10⁻⁻27 kg। फिर भी लगभग हम दोनों का मास क्या मानते हैं बेटा, बराबर, जिसको एक एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं। चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव। कैसा चार्ज होता है प्रोटॉन पर, पॉजिटिव, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, आगे सुनिए बेटा। अब हम बात करेंगे सिंबल की। किसकी बात करेंगे, सिंबल की। तो जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वही हम प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं उसी से। यानी इसके पास कितना चार्ज है बेटा, 1। एक प्रोटॉन होता है और एक ही इसके पास मास नंबर, मीन्स प्रोटॉन ही एक होता है, तो मास नंबर भी कितना होगा, 1। न्यूट्रॉन की बात करें तो क्या कोई चार्ज है क्या, नहीं, 0। लेकिन मास कितना है बेटा, यानी 1 यूनिट मास, यानी दैट इज़ 1। शेप की बात करें तो न्यूक्लियस अप्रॉक्सीमेट कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। जो हमें किससे पता लगता है, एटम रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग मॉडल से हमने जाना था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और इम्पैक्ट पैरामीटर से। साइज़ की बात करें तो डायमीटर इसकी होती है एटम की 10⁻⁻10 मीटर की, जबकि न्यूक्लियस की होती है क्या, 10⁻⁻15 मीटर, दैट इज़ फर्मी मीटर, दैट इज़ फर्मी मीटर। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं बेटा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप समझेंगे कैसे, सुनिए। देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं बेटा आपसे किसकी, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इसका मतलब क्या है, मैं कह सकता हूँ कि जितने ज़्यादा किसी न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियॉन्स होंगे, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे, उतना ही उसका क्या रहा होगा, न्यूक्लियस का वॉल्यूम रहा होगा। वॉल्यूम न्यूक्लियस, अगर मैं बात कर रहा हूँ रेडियस r है, तो अप्रॉक्सीमेटली शेप कैसी है, स्फेरिकल, तो वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 πr3। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स के नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। आपका जो 4/3 इंटू पाई है, ये कांस्टेंट में चला जाएगा, मीन्स r³ किसके डायरेक्टली हो गया बेटा, ए के। मुझे अगर r की वैल्यू चाहिए रेडियस की, तो कितना होगा, आप बोलोगे सर ये होगा a⁻1/3। ठीक है, क्यूब था, यहाँ 1/3 हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी से हटाएंगे तो क्या आता है, कांस्टेंट हम सभी जानते हैं। तो बेटा यहाँ कांस्टेंट आएगा r0। क्या होगा, r0, a⁻1/3। इस r0 को कहते हैं बेटा एम्पिरिकल कांस्टेंट। क्या कहते हैं, एम्पेरिकल कांस्टेंट। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है 1.2 फर्मी मीटर। 1.2 फर्मी मीटर, दैट इज़ 1.2 फर्मी का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर। अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ आपसे वेयर में किसकी, ए की, तो ध्यान रखना बेटा ए आपका क्या होता है, मास नंबर। क्या होता है ये आपका, मास नंबर। और आर क्या होता है आपका, रेडियस। क्या होता है बेटा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब अगर मास नंबर में और किस में बेटा, मास नंबर में और आपसे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस में रिलेशन पूछेगा तो आपको ध्यान रखना, बोर्डों में पूछा भी गया है, r=r0 a⁻1/3। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ, सपोज करिए मेरे पास कोई एलिमेंट है x,
इसका मास नंबर आपको दे रखा है, फॉर एग्जांपल सपोज करो 27, कितना दे रखा है 27। मैं जानना चाहता हूँ इस x की रेडियस क्या होगी। तो आपको बस इतना सा याद रखना है, r इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3। आर नॉट कितना है 1.2 फर्मी मीटर, ठीक है बेटा, इंटू 10 की पावर -15। मास नंबर कितना है 27, 27 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा 1/3। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये आएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻15, 27 यानी 3 का क्यूब इंटू 1/3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई इतना करूँगा बेटा इसमें तो कितना बनेगा 3.6 इंटू 10 की पावर -15, इसी को बोल सकता हूँ इतना। तो यानी एक्स की जो न्यूक्लियस की जो एक्स एलिमेंट की न्यूक्लियस की जो रेडियस आएगी वो आएगी 3.6 फर्मी मीटर। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये आपको छोटा सा रिलेशन आपको पता होना चाहिए, बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है बेटा। चलें आगे, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट बेटा सुनिए, पूछा ये भी जाता है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। आप मुझे इतना बताइए बस, डेंसिटी होती क्या है, मास डेंसिटी क्या होती है। तो आप बोलोगे सर डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियस की, तो ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके पास कौन कौन है, प्रोटॉन है और क्या है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो जितने कितने प्रोटॉन है, लेट सपोज करो कितने प्रोटॉन है बेटा, मुझे नहीं पता, वैसे भी जानते हैं प्रोटॉन का नंबर क्या होता है Z, और एक प्रोटॉन का मास कितना है mp, मास ऑफ प्रोटॉन। मैं कहूँ कितने न्यूट्रॉन है, अभी निकाल के आया था बेटा, ए क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर, उसमें से आप प्रोटॉन का नंबर घटा दो, एक प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन का घटा दो तो किसका नंबर रह जाएगा, न्यूट्रॉन का नंबर। ये किसका नंबर है, न्यूट्रॉन का नंबर, और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है mn, क्या होता है mn। वॉल्यूम बेटा मैंने बताई थी, शेप क्या होती है अप्रॉक्स स्फेरिकल, तो वॉल्यूम क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, कोई डाउट, ठीक है। अभी समझाया था आपको बेटा जो प्रोटॉन का मास होता है और जो न्यूट्रॉन का मास होता है अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ Z इंटू एम, ठीक है, क्या मान लूँ इसको m के इक्वल, और a माइनस जेड इंटू एम, कोई डाउट। डिवाइड बाय बेटा कितना होगा 4/3 पाई। अच्छा रेडियस अभी मैंने आपको बताई थी, रेडियस इक्वल्स टू क्या होता है आर नॉट ए की पावर 1/3, ठीक है। तो मास नंबर के टर्म्स में बेटा इसको मैं कर सकता हूँ चेंज, तो कितना होगा आर नॉट ए की पावर 1/3, देखिए होल क्यूब है, तो इसका मीन्स आर नॉट का भी क्यूब आएगा और इसका भी क्यूब आएगा, कोई डाउट, ठीक है बेटा। देखना है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा बेटा अंदर मल्टीप्लाई यानी ZM प्लस AM माइनस ZM ओवर 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए, 3 से 3 कैंसिल आउट। बेटा अगर बात करें तो माइनस का ZM प्लस का ZM कट जाएगा, क्या रह जाएगा A इंटू एम अपॉन 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रह गया बेटा आपके पास, आप बोलोगे सर ये रह गया m इन अपॉन 4/3 पाई आर नॉट क्यूब। क्या इसमें कहीं मास नंबर का टर्म आ रहा है, नहीं, तो इसका मतलब पहले तो आपको ये ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है तो डेंसिटी होती है किसी भी न्यूक्लियस की, वो किस पर इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट टू मास नंबर, ठीक है। यानी ए पर क्या रहती है बेटा आपकी इंडिपेंडेंट रहती है। यानी कि मैं आयरन की न्यूक्लियस की बात करूँ, कॉपर की बात करूँ, किसी भी एलिमेंट की न्यूक्लियस की बात करूँ, सभी की डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। ये सभी कांस्टेंट है। एम क्या होता है बेटा, दोनों का मास, भाई एम की वैल्यू रखूँगा तो कितना होता है अप्रोक्स, मैं मास की बात कर रहा हूँ तो 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻, ठीक है। 4/3 पाई 22/7 आर नॉट 1.2 फर्मी मीन्स बेटा -15 का क्यूब। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा ना बेटा तो पूरा आपको ये डाटा याद रखना ही आता है, अप्रोक्स 2.3 इंटू 10⁻17, काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा है, kg पर मीटर क्यूब। यानी कि अगर 1 मीटर क्यूब में वॉल्यूम ले लूँ तो इतना kg मास उसमें आएगा, ये बहुत बड़ा नंबर है, वेरी वेरी लार्ज। यानी जो डेंसिटी है न्यूक्लियस की बहुत बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें किसकी बेटा, वाटर की डेंसिटी, तो सभी जानते हैं क्या होती है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, तो इससे 10⁻14 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, बहुत ज़्यादा डेंसिटी है न्यूक्लियस की, लेकिन साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। चलिए आप इसको नोट भी कर सकते हैं। पेपरों में पूछा जाता है, डेरिवेशन आपको आना चाहिए। चलिए बेटा इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हुआ आपको
ठीक है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस मीन्स ये रिलेशन आपको समझा दिया गया है और डेंसिटी भी आपको समझा दी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए बेटा, अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, आपके पास सपोज करिए कितने हैं बेटा, आपके पास दो मास नंबर दे रखे हैं, रेशियो 27:81, रेडियस का रेशियो और डेंसिटी का रेशियो पूछा गया। तो R इक्वल्स टू क्या होता है, R0 A की पावर 1/3, A की पावर 1/3। तो बेटा यहाँ A की वैल्यू, भाई ये तो कांस्टेंट है। अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो R1/R2 तो A1/A2, और A1/A2 क्या है 27/81। कितना आएगा बेटा, यहाँ से आप बोलोगे R1/R2, और ये कितना आएगा R0 तो कांस्टेंट कट जाएगा, ये कितना आएगा बेटा 27/81 की पावर कितनी होगी 1/3। सॉल्व करोगे 3 का क्यूब है, और ये कितना है बेटा, ये कितना है बेटा आपका, ध्यान से देखिए, ये आपको 64 दे रखा है बेटा ये। ठीक है, तो ये क्या है बेटा आपका 64। ठीक है, तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 27, और 64 किसका हो जाएगा 4 का क्यूब। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा ये रेशियो 3:4। लेकिन डेंसिटी के रेशियो की बात की जाए तो मास नंबर पर क्या डिपेंड करती है, अभी समझाया था, इंडिपेंडेंट होती है मास नंबर के। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1:1। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। ये तो आपको क्लियर होगा। आइसोटोप्स क्या होते हैं बेटा, आइसोटोप्स आप जानते होंगे। अगर हम बात करें आइसोटोप्स की, यानी यहाँ प्रोटॉन का नंबर तो क्या रहता है सेम, लेकिन न्यूक्लियॉन्स का नंबर या फिर मास नंबर क्या रहता है डिफरेंट। ठीक है, समझ में आया नहीं आया। एलिमेंट आपका एक ही होता है, यानी एटम्स उस एलिमेंट के जिसके न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन का नंबर तो सेम रहेगा, लेकिन न्यूक्लियॉन्स का नंबर या मास नंबर क्या होगा डिफरेंट। ये हाइड्रोजन के आइसोटोप दे रखे हैं आपको। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अगर मैं बात करूँ तीनों के जेड, प्रोटॉन के नंबर के नीचे जेड होता है, ऊपर ए होता है, तो जेड सभी का क्या है सेम, सभी प्रोटॉन का नंबर क्या है सेम। अगर बात करूँ मास नंबर तो 1 2 3। ठीक है, लेकिन मैं यहीं आपसे बात करूँ न्यूट्रॉन का नंबर कितना होगा, तो बताया था ना बेटा, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन घटाएंगे तो क्या आ जाएगा न्यूट्रॉन का नंबर। तो यहाँ न्यूट्रॉन 0 है, यहाँ न्यूट्रॉन कितना है बेटा 1, और न्यूट्रॉन कितना है यहाँ 2। आइसोबार्स क्या होते हैं बेटा, यहाँ एलिमेंट आपका डिफरेंट होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जिनके न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियॉन्स का नंबर इस बार क्या रहता है सेम, यानी मास नंबर क्या रहता है सेम, लेकिन प्रोटॉन का नंबर क्या रहता है डिफरेंट। जैसे कार्बन है और नाइट्रोजन है, दोनों अलग अलग एलिमेंट है। ठीक है, तो इनके न्यूक्लियस क्या है बेटा, अलग अलग एलिमेंट या अलग अलग एटम के न्यूक्लियस हैं। इसके पास कितना है प्रोटॉन का नंबर 6 और इसके पास कितना है 7, लेकिन मास नंबर दोनों का क्या है सेम। अगर मैं माइनस करूँगा बेटा 14 - 6 कितना आएगा 8, और 14 - 7 कितना आएगा 7। न्यूट्रॉन का नंबर यहाँ क्या है बेटा, न्यूट्रॉन का नंबर भी कितना आ रहा है बेटा 8 और 7। ध्यान रखना है, आइसोटोप्स में तो क्या होता है प्रोटॉन का नंबर सेम रहेगा, जबकि यहाँ पर आपका मास नंबर सेम रहेगा। ठीक है, आइसोटोन्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, आपके एलिमेंट तो डिफरेंट होंगे, लेकिन न्यूक्लियस के पास यहाँ पर न्यूट्रॉन का नंबर सेम रहेगा। जैसे लिथियम और बेरिलियम, इनका प्रोटॉन का नंबर 3 और 4 है। ठीक है, मास नंबर 7 और 8 है, लेकिन अगर मैं माइनस करूँ 7 - 3 तो 4 प्रोटॉन आएंगे, और उसके पास भी 4 ही प्रोटॉन, सॉरी 7 - 3 कितने आएंगे 3 न्यूट्रॉन, हाँ 4 न्यूट्रॉन आएंगे इसके पास, और इसके पास भी 8 - 4 कितने आएंगे बेटा न्यूट्रॉन 4। तो यानी यहाँ पर न्यूट्रॉन का नंबर क्या रहता है सेम। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, चलिए। मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है, इस वजह से इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो प्रोटॉन का मास कितना आएगा जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन का नंबर इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। लगभग दोनों का मास बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो वही सेम जैसे भी डेंसिटी में किया था, तो एम रख देंगे यहाँ, अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का प्लस का कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा ए इंटू एम, और एम की वैल्यू मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। तो मास नंबर एटॉमिक मास कितना आता है ए इंटू एटॉमिक मास यूनिट, यानी मास नंबर इंटू एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, बात करते हैं बेटा मास डिफेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ध्यान रखना बेटा, मास भी एक एनर्जी की फॉर्म होती है, मास भी एक एनर्जी की फॉर्म होती है, यानी मास और एनर्जी आपस में तो क्या है बेटा इक्वलेंट है। ठीक है, देखो एक बार क्या है, जो आपका न्यूक्लियस है उसका मास प्रैक्टिकली मेजर किया गया स्पेक्ट्रोमीटर से। ठीक है, लेट सपोज का है कितना मास आया कैपिटल एम, एन फॉर न्यूक्लियस। और बेटा अगली बार मैंने मास उसका थियोरटिकल मेजर किया। थियोरटिकल कैसे, कितने प्रोटॉन है जेड, एक प्रोटॉन का मास एम पी, प्लस कितने न्यूट्रॉन है ए - जेड, और एक न्यूट्रॉन का मास एम एन। तो ये देखा गया कि जो थियोरटिकल मास आ रहा था, ठीक है, जो मैं कॉपी पेन से कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो ज़्यादा आ रहा था प्रैक्टिकल मास से। ठीक है, कितने का मास का चेंज कितने का आया, तो डेल्टा एम। डेल्टा एम क्या है बेटा, थियोरटिकल ज़्यादा, तो थियोरटिकल में से प्रैक्टिकल घटा दो। थियोरटिकल कितना है जेड एम पी माइनस ए - जेड एम एन। ठीक है बेटा, और ये आपका क्या है प्रैक्टिकल मास, समझ में आया, ये आपका क्या है प्रैक्टिकल मास।
ठीक है। अब कितने का मास डिफेक्ट आया, सपोज करो कितने मास डिफेक्ट आया, तो मैंने माना 1 एटॉमिक मास यूनिट, यानी इतने का मास डिफेक्ट आया। तो ये वाकई मास गया कहाँ होगा, अभी आगे समझाएंगे, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक है, तो एक मास एटॉमिक मास यूनिट कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा, तो बेटा आइंस्टीन की एनर्जी मास रिलेशन होता है E बराबर डेल्टा mc²। कितना मास में चेंज आया, 1.67 × 10⁻⁻27, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻8, स्क्वायर कर दूंगा बेटा, इसको सॉल्व करोगे, ये जूल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड दे दूंगा। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करके ये आएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एक एटॉमिक मास यूनिट इतनी एनर्जी रिलीज़ करता है। आप इसको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी याद कर सकते हो, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है बेटा, अब वाकई में एक एटॉमिक मास यूनिट इतनी एनर्जी रिलीज़ करेगा, लेकिन वाकई में जो मास कन्वर्ट हुआ एनर्जी में, ठीक है, वो क्यों हुआ है, कहाँ गया, बाकी वो मास का डिफेक्ट आ क्यों रहा है। ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा बाइंडिंग एनर्जी को। किसको समझना पड़ेगा बेटा, बाइंडिंग एनर्जी को। होता क्या है बेटा, जब आपका न्यूक्लियस फॉर्म होता है, जब आपका न्यूक्लियस फॉर्म होता है, मीन्स न्यूक्लियन जब पास आते हैं, तो उस केस में वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन बनते हैं। तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन में क्या होता है बेटा, कुछ एनर्जी वहाँ से रिलीज़ हो जाती है, कुछ एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। वो एनर्जी कहाँ से रिलीज़ होगी, जो आपके न्यूक्लियॉन्स होंगे उनमें से ही किसी का मास या कुछ मास आपका किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में, और वहाँ से वो रिलीज़ हो जाएगा। और फिर क्या होगा बेटा, वहाँ पर इंटरेक्शन देखने को मिलेंगे। समझ में आया नहीं आया। ठीक है, यानी जब न्यूक्लियस फॉर्म होता है, तो कुछ मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, और एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है। वहाँ पर आपस में फिर वो क्या बन जाते हैं, वहाँ न्यूक्लियॉन्स में, न्यूक्लियस के अंदर बॉन्ड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा, बॉन्ड। समझ में आया नहीं आया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आपके पास ये न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है, अभी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर आएंगे तो होगा क्या बेटा, इनमें से किसी का कुछ मास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में, और एनर्जी की फॉर्म में वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, जब बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं चाहता हूँ अगेन मैं चाहता हूँ कि जो न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, ये न्यूक्लियस ब्रेक हो गए बेटा, अगेन न्यूक्लियन सेपरेट आउट हो जाए, तो जितनी एनर्जी रिलीज़ हुई होगी या जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई होगी, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी रिलीज़ होगी उतनी तो एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए। तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, कितनी एनर्जी आपको चाहिए न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट आउट करने के लिए, न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट आउट मतलब अलग अलग करने के लिए। कहाँ तक डिस्टेंस तक, अप टू इन्फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब ये है कि न्यूक्लियस से निकालने के लिए, न्यूक्लियस से अलग अलग करने के लिए। ठीक है, तो यानी कितना एनर्जी मुझे चाहिए न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए अप टू इन्फाइनाइट डिस्टेंस, उसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बेटा बाइंडिंग एनर्जी के लिए फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा m × 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है बेटा, अगर आपके पास सपोज करो एक एटॉमिक मास यूनिट कन्वर्ट हुआ है किसमें, एनर्जी में, एक एटॉमिक मास यूनिट कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा, तो बेटा आप डेल्टा m कितने का मास डिफेक्ट है वो वहाँ रखोगे। ठीक है, एक इतना होता है, सपोज करो 2 एटॉमिक मास यूनिट का क्या आया बेटा, यहाँ पर डिफेक्ट आया, तो यहाँ पर डेल्टा m 2 एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा, और एक कितनी एनर्जी रिलीज़ कर रहा है इतनी, तो उससे हम बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी के न्यूमेरिकल आते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना है कि बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, कितनी का मास डिफेक्ट है इनटू एक कितनी एनर्जी रिलीज़ करता है। 2 का होगा तो ट्वाइस, 3 का होगा तो थ्राइस। ठीक है, और कैसे निकालेंगे, थियोरेटिकल में से क्या माइनस कर देंगे, प्रैक्टिकल। बाइंडिंग एनर्जी, इसका मतलब क्या है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी हमेशा ध्यान रखना, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर न्यूक्लियस का जब फॉर्मेशन किया गया, वो जितनी एनर्जी चाहिए होगी उतनी एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है, उतनी एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है बेटा, जितनी बाइंडिंग एनर्जी आपको, बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली किसके बराबर है, जितनी एनर्जी आपको चाहिए होगी न्यूक्लियस को फॉर्म करने के लिए उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी अगेन उसको ब्रेक करने के लिए। ठीक है, अब ध्यान रखना बेटा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मीन्स टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर। ठीक है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर। तो पर न्यूक्लियन जिसके पास जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी की उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, स्टेबल न्यूक्लियर होगा, उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, स्टेबल न्यूक्लियर होगा। समझ में आया नहीं आया। जैसे मेरे पास टोटल बाइंडिंग एनर्जी एक बार 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक जगह 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, अलग अलग न्यूक्लियस के लिए। यहाँ पर न्यूक्लियन 20 और यहाँ पर कितना है 3, तो यहाँ पर न्यूक्लियन कितनी आ रही है 50 और यहाँ पर न्यूक्लियन कितनी आ रही है 10, तो ज़्यादा स्टेबल कौन है, सेकंड। ठीक है, हालांकि देखिए बाइंडिंग एनर्जी तो इसके लिए कम है, लेकिन देखो पर न्यूक्लियन तो ज़्यादा आ रही है ना, और यहाँ पर न्यूक्लियन क्या आ रही है बेटा, कम आ रही है। तो जहाँ पर न्यूक्लियन के लिए कितनी बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, जितनी ज़्यादा पर न्यूक्लियन के लिए बाइंडिंग एनर्जी हो उतना ही तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहा होगा। ठीक है, उतना ही आपका न्यूक्लियस क्या रहा होगा, स्टेबल रहा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा नेक्स्ट। ये देखो बेटा, ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व ये आपको आना चाहिए, आप इसको एनसीईआरटी में किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, ये आपको आना चाहिए। यहाँ मैं मास नंबर ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ले रहा हूँ। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, हीलियम है। ठीक है, क्या है बेटा आपका, हाइड्रोजन है, हीलियम है। ठीक है, फिर लिथियम होता है। ठीक है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, लेकिन कुछ नहीं है, कुछ ही आपको
न्यूक्लियस मतलब एलिमेंट के नाम याद होने चाहिए। ये ध्यान रखना बेटा। अगर मैं बात करूँ किसकी, आयरन की, किसकी बात करूँ बेटा, आयरन की, ठीक है। इसका मास नंबर अप्रॉक्स 56 होता है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे मैक्सिमम आती है, ये सबसे मैक्सिमम स्टेबल है। इसके लिए कितनी आती है, ये आपको याद रखना है। ये आती है तो बेटा लेकिन आप इसको राउंड ऑफ करके डायरेक्ट याद करो, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी बाइंडिंग एनर्जी होती है किसके लिए, आयरन के लिए। और सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। आयरन सबसे आपका ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या आती है, सबसे मैक्सिमम आती है, ठीक है बेटा। आगे सुनिए, यानी कि जो 50 और 80 के बीच में अगर हम बात करें, ठीक है, 50 से 80 के बीच में जितने भी आपके क्या आ रहे होंगे बेटा, एलिमेंट आ रहे होंगे, ठीक है, वो मोस्ट स्टेबल होंगे। जिनका 20 से कम होगा, 30 से भी कम होगा, वैसे 20 से कम, ठीक है, वो लेस स्टेबल है, ठीक है, वो भी स्टेबल होना चाहते हैं। और जिनका 170 से ज़्यादा होगा वो भी आपके क्या होंगे बेटा, वो भी अनस्टेबल होंगे, ठीक है। तो जो बेटा जिनका मास नंबर कम है वो आयरन, हर कोई स्टेबल रहना चाहता है तो आयरन के पास आना चाहते हैं, तो वहाँ पर फ्यूज़ होंगे, वहाँ पर जुड़ेंगे मास बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो वहाँ फ्यूज़न शो करेंगे। और जिनका मास नंबर ज़्यादा है वो बेटा ब्रेक होंगे, वो फिज़न शो करेंगे। वो क्या शो करेंगे, फिज़न, ठीक है बेटा, वो क्या शो करेंगे, फिज़न शो करेंगे, ठीक है। बात करते हैं बेटा न्यूक्लियर फोर्स की। ये आपको पता होना चाहिए, आयरन के लिए सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, सबसे स्टेबल होता है, ठीक है। ये कर्व आप एनसीईआरटी से इसको लर्न कर सकते हैं, कई बार पूछा गया बोर्ड में, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। न्यूक्लियर फोर्स वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत कम डिस्टेंस, यानी जब न्यूक्लियंस के बीच का डिस्टेंस होता है फर्मीमीटर ऑर्डर का, ठीक है, जब लगती है बेटा, ठीक है। वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ऑलवेज अट्रैक्टिव है नेचर में, चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी क्या आता है बेटा, अट्रैक्शन। ये न्यूट्रॉन है, एन है, ठीक है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सभी में क्या आता है, अट्रैक्शन। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करती है, इसके फॉर्मूले में डिस्टेंस के स्क्वायर से डिवाइड नहीं होता। नॉन कंजर्वेटिव है, नॉन सेंट्रल होती है नेचर में। न्यूक्लियर फोर्स एंगुलर मोमेंटम और स्पिन क्या होता है न्यूक्लियस के, उस पर भी डिपेंड करती है। शॉर्ट रेंज फोर्स है, फर्मीमीटर से डिस्टेंस कम होता है, वहाँ एप्लीकेबल है। और जब डिस्टेंस न्यूक्लियंस के बीच का बेटा क्या होता है, चलिए ग्राफ से बात करेंगे, जब डिस्टेंस न्यूक्लियंस के बीच का क्या हो जाए 10 फर्मीमीटर से क्या हो जाए ज़्यादा, तो न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है बेटा। एक आपको पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन का आपको कर्व आना जरूरी है, ठीक है। मैं छोटा सा कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको देखेंगे आप। कर्व कुछ इस तरीके से बेटा, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर होगी आपका क्या बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किस में है बेटा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा, मैं अलग से इसको बना देता हूँ। यहाँ पर देखते हैं, ठीक है बेटा, इस तरीके से कर्व है। यहाँ आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, ये प्लस के 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ माइनस के 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ बेटा डिस्टेंस है आपका आ रहा है बेटा फर्मीमीटर में, ठीक है, ध्यान रखना है। ये होगा 0.8 फर्मीमीटर, 1 फर्मीमीटर, 2 फर्मीमीटर और 3 फर्मीमीटर, और यहाँ होगा 0.5 फर्मीमीटर। समझ में आया बेटा। अच्छा, मगर मैं यहाँ की इतने की बात करूँ तो देखो 0 से 0.5 फर्मीमीटर तक पोटेंशियल एनर्जी कैसी आ रही है, पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी कैसी आ रही है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपका क्या रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव आ रही है, इसका मीन्स यहाँ फोर्स रही होगी आपकी रिपल्सिव। कैसी रही होगी, रिपल्सिव। और अगर मैं 0.5 फर्मीमीटर से आगे की बात करूँ तो यहाँ फोर्स आपकी कैसी रही होगी, अट्रैक्टिव। कैसी रही होगी, अट्रैक्टिव। इसका मतलब क्या है, जब सेपरेशन न्यूक्लियंस के बीच का 0.5 फर्मीमीटर तक होता है तो वहाँ फोर्स रिपल्सिव होती है, और सेपरेशन जब 0.5 से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में क्या होता है बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। और 0.8 पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है तो यहाँ फोर्स सबसे मैक्सिमम होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट। इसका मतलब सभी अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा न्यूक्लियर रिएक्शंस की अगर हम बात करेंगे तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, तो यहाँ पर होता क्या है कि हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है जिसका मास नंबर 230 से ज़्यादा, ठीक है, वो स्प्लिट हो जाता है बेटा किसमें, हल्के हल्के स्टेबल न्यूक्लियई में, और जिनका मासेस भी लगभग क्या होता है, बराबर, ठीक है। इसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। जैसे यूरेनियम 92, इसका क्या होता है बेटा, हम सभी जानते हैं क्या होता है 92, इसका नंबर होता है बेटा एटॉमिक नंबर, मास नंबर 235। न्यूट्रॉन की जब इस पर बॉम्बार्डिंग करते हैं तो बेरियम और क्रिप्टन में ब्रेक होता है और 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी रिलीज होती है, जिसको हम क्यू बोले हैं, एनर्जी रिलीज, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, एक यूरेनियम पर जब हम 1 न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग कराते हैं तो कितने न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, 3। अब एक ही तो यूरेनियम का एटम हमारे पास होगा नहीं,
तो होगा क्या बेटा, कुछ अमाउंट होगा 1 ग्राम 2 ग्राम, काफ़ी सारे वहाँ पर क्या होंगे बेटा, अगर 1 मोल हुआ तो 6.022 × 10⁻23 क्या होंगे, यूरेनियम होंगे। जब 3 निकलेंगे तो वो फिर अगले 3 यूरेनियम पर अटैक करेंगे, फिर अगेन बेटा वहाँ से 3 निकलेंगे, इसका मीन चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, 1 से 3, 3 से 9, 27, 81 इस तरीके से, ठीक है। तो अनकंट्रोल्ड मैनर में, यानी 2 तरीके से हो सकती है चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, एक तो रहेगी कंट्रोल्ड मैनर में और एक रहेगी अनकंट्रोल्ड में। अगर अनकंट्रोल्ड मैनर में होती है बेटा, एटम बम वगैरह में एनर्जी लगातार यहाँ बढ़ती जाती है, एनर्जी कीप इंक्रीजिंग एटम बम वगैरह में, ठीक है। जबकि कंट्रोल्ड मैनर में कहाँ होती है बेटा, न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह होते हैं, तो जिसमें से होता क्या है, सिर्फ 3 न्यूट्रॉन में से 2 को रोक लिया जाता है और 1 ही न्यूट्रॉन आपका आगे पार्टिसिपेट करेगा नेक्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन में, ठीक है। यानी एक फिजन, ये समझ में आया बेटा, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होगा, ठीक है। आगे समझिए न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है बेटा, ये कहाँ यूज़ होती है, एटम बम में, ठीक है। जब 2 और 2 से ज़्यादा अनस्टेबल लाइटर न्यूक्लियाई जब क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और स्टेबल न्यूक्लियाई बना लेते हैं, तो उसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है। ये रिएक्शन आपको याद कर लेनी है, ठीक है, ये आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए। हाइड्रोजन बम में इसका यूज़ होता है, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।